गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 यूनिट नंबर फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड हम 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक के बारे में डिस्कस किया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस किया था सेकंड यूनिट के अंदर, सेकंड वीडियो के अंदर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटली, जो है वो कूलॉम्स लॉ के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन, फिर इसको मैथमेटिकली समझते हैं। तो जो कूलॉम्स लॉ है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन, यानी जो दो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस, यानी कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा, यानी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कौन सा हो सकता है? अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। आपको पता है अट्रैक्ट को कब करेंगे? जब दोनों पॉइंट चार्जेस जो हैं वो अपोजिट साइन के होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट। और अगर सेम साइन के हैं तो उनके बीच में क्या करेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। क्लियर? तो कह रहा है ये जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है ये रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, कि जो चार्ज हैं उनकी प्रोडक्ट के वो फोर्स है वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैथमेटिकली ही बात करेंगे, आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे डेफिनेशन को। तो यहां पर हम कहते हैं कि लेट्स Q1 एंड Q2 आर 2 पॉइंट चार्जेस। क्या हैं? Q1 और Q2 क्या हैं? पॉइंट चार्जेस हैं। तो यहां पर आपके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F क्या हो गया? फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ये F है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द 2 चार्जेस, कि जो ये दोनों चार्जेस हैं इनकी प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बिल्कुल आमने सामने। अगर एक क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी भी घटेगी, एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये इस डेफिनेशन का हमारे पास जो है वो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट। क्लियर? अब एक और बात यहां पर बता देता हूं कि ये जो दोनों चार्जेस होंगे इनका आपने मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? चाहे माइनस है चाहे प्लस है, ठीक है? तो आपने मैग्नीट्यूड का मतलब है कि इनका मैग्नीट्यूड लेना है, माइनस का साइन का प्रयोग नहीं करना है, यूज नहीं करना है। चाहिए माइनस के हों चाहिए प्लस के हों, मैग्नीट्यूड लेना है आपने। क्लियर? यानी प्लस में लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये यहां तक की डेफिनेशन हो गई प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। क्लियर? दूसरी बात क्या कहता है? एंड, यानी ये जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि जैसे ये जो दोनों चार्जेस हैं इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पर हम कहते हैं कि लेट these charges are apart by a distance r, कि ये जो दोनों चार्जेस हैं ये दोनों चार्जेस जो हैं अपार्ट हैं एक डिस्टेंस से, कितनी डिस्टेंस से? r से। यहां पर अब मैं एक डायग्राम के फॉर्म में समझा देता हूं। जैसे एक पॉइंट चार्ज है Q1 यहां पर रखा है, दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2 है वो यहां पर रखा हुआ है। क्लियर? तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? r। और पहले ये मैं कह चुका हूं कि ये दोनों चार्जेस हैं वो प्लस के भी हो सकते हैं, दोनों माइनस के भी हो सकते हैं, एक प्लस और एक माइनस हो सकता है। क्लियर?
उससे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों चार्जेस का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। सिर्फ साइन से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, ये आपको बताएगा। क्लियर। तो जो सेकंड पॉइंट है इस डेफिनेशन का, कहता है कि ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली का मतलब नीचे। क्लियर। यानी अगर आर घटेगा, डिक्रीज होगा, तो एफ इंक्रीज होगा। क्लियर। उल्टा होता है, रिवर्स होता है इनवर्सली में। क्लियर। तो आपने यही +1 में भी आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, टेशनल लॉ आपने पढ़ा था, जिसमें आपको बताया गया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू बॉडीज एंड दिस एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी दो मासी बॉडी के बीच में फोर्स काम करता है, तो ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के पे। क्लियर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आपने ये डिटेल में पढ़ा हुआ है +1 में भी, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई एक तो मास की जगह क्या यूज हो रहा है, चार्ज यूज हो रहा है, डिस्टेंस यूं किए हुए हैं। दूसरा क्या है कि कूलॉम्स लॉ है में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। लेकिन ग्रेविटेशनल में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। क्लियर। तो यहाँ पर आपके अपने +1 में इसके बारे में पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी रिकैप्चुलेशन की है इसकी। तो यहाँ पर कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन को हमने मैथमेटिकली यहाँ पर डिस्कस किया। अब इसके बाद इसको हम कंबाइन करते हैं, तो F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 एंड Q2 प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्लियर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 प्रोडक्ट ऑफ दोनों जो चार्जेज उनकी प्रोडक्ट, और R है इनके बीच की डिस्टेंस हो गई। क्लियर। अब आगे देखते हैं कि F जो है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, तो बच्चों यहां पर एक कांस्टेंट आता है K, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो यहां पर K क्या है, K एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। K क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम इसको कहते हैं, और इसकी जगह यहां पर जो है इसको हम दूसरा नाम और क्या कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर आया है। क्लियर। इसका जो इसके अकॉर्डिंग जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, यानी ये इसका क्या है, कांस्टेंट है ये। क्लियर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसे ये कूलॉम्स लॉ है, जैसे इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हम बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहलाता है। अब ये जो K होता है ये CGS सिस्टम में द वैल्यू ऑफ K इन CGS सिस्टम ये कितनी होती है, 1। क्लियर। एक बात और बता देता हूं, ये किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए। किसके लिए है ये, फ्री स्पेस के लिए, मीडियम के लिए नहीं है। तो यहां पर आपके पास जो है द वैल्यू ऑफ K, ठीक है, इन SI, जो K की वैल्यू है SI सिस्टम के अंदर फ्री स्पेस में ही रहेगा। तो जो K की वैल्यू होती है वो होती है बच्चों 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। क्लियर। तो ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ये होती है। अब इसी वैल्यू को हम K = 1/4πε0 ये लिखते हैं।
के को क्या लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर 4 आपको पता है कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू आपको पता है, ये क्या है यहाँ पर। अब आप कहेंगे सर ये क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या होता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्लियर, क्या होती है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। बेटा इसके जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जो भी हम यूज कर रहे हैं सिंबल, उनका बहुत यूज है, आगे भी ये बार बार यहाँ पर यूज होंगे। तो यहाँ पर के की जो मैंने बताई, सीजीएस सिस्टम में फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू 1 होती है। एसआई सिस्टम में के की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होती है। वैसे इसकी वैल्यू हम लिखेंगे के वी कैन राइट 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो कूलम्ब फोर्स आएगा एफ यहाँ से, वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। शॉर्ट फॉर्म में हम कूलम्ब्स लॉ को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे 1/4 एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखना चाहते तो आप के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और मैथमेटिकली एक्सप्रेशन जो है कूलम्ब्स लॉ का, कूलम्ब जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी हम कह सकते हैं, वो इसके बराबर है। क्लियर हो गया। अब हम आगे, आई होप आपको यहाँ पर नोट भी कर लिया होगा, आप वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे आगे कि भैया ये जो के है इसकी यूनिट याद रह जाए तो अच्छी बात है। जैसे ये फोर्स है, फोर्स की यूनिट तो क्या होगी न्यूटन होगी। अब यहाँ पर के की यूनिट नहीं याद रहती है तो कैसे निकालें, और यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू के बारे में भी डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने लिखा F दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो के को लेते हैं हम, के दैट इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2, क्योंकि ये आर उधर चला जाएगा, नीचे है तो ऊपर जाएगा, ये ऊपर है तो कहाँ जाएगा नीचे डिवाइड में। अब एफ क्या है फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन। आर क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्यू क्या है चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम्ब, इसकी भी क्या है कूलम्ब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कूलम्ब का स्क्वायर, तो इसलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, इस के की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्लियर। अब हम यहाँ से बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की। तो यहाँ पर आपको पता है के की जो यूनिट है, के जो है वो किसके बराबर है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। क्लियर। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ से हमारे पास हम किसकी वैल्यू निकालें एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट किधर चले जाएगा उधर, तो एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू 1/4 के, 1/4 के। तो अब इसकी यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूनिट तो क्या हो जाएगी 1/4, 4 की कोई यूनिट नहीं है, ये क्या है 1/k, तो 1/k का मतलब k का रिवर्स, तो k की यूनिट क्या थी ये, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी उल्टा कर देना है, ये नीचे था कूलम्ब, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर था ये नीचे चला जाएगा। क्लियर। तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर हमारी बुक में कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन की -1 मीटर की -2 दे रखा है, आपने तो ये क्या लिख दिया। तो ये बच्चों ये चाहे डिवाइड में करके लिख दो चाहे इसको ऐसे लिख दो, एक ही बात होती है। क्लियर। क्योंकि नीचे होता है उसकी पावर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। ये तो इसकी SI इसकी यूनिट हो गई, किसकी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो गई है। क्लियर। यहाँ पर ये के की यूनिट हो गई। अब बात करते हैं के की वैल्यू तो हमें पता चल गई,
तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम निकालेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यहाँ पर 1/4 के होता है, तो यहाँ पर 1/4 के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है, जो यहाँ पर हमने डिस्कस की। तो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो 8.85 × 10⁻⁻12 8.85 × 10⁻⁻12 यूनिट क्या है? कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो ये के की वैल्यू जो है उसके बारे में मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू ये है, इसकी यूनिट ये है। यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यूज हुआ जिसकी वैल्यू ये है आपके पास 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इनकी क्या है? SI यूनिट है। क्लियर? तो कूलाम्स लॉ तो मैंने आपको बताया, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ तक आपने करना है, के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखनी है। ये आगे आपके न्यूमेरिकल के लिए, बेसिक 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए न्यूमेरिकल्स में इनकी वैल्यू है वो क्या होगी? यूज होगी। क्लियर? तो ये इसके एक्स्ट्रा था, कूलाम्स लॉ यहाँ तक आपका फिनिश हो गया। अब आगे हम डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी इससे रिलेटेड पूछा जाता है या 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि जैसे हमारे पास 2 चार्जेज हैं, ये हमने कूलाम्स लॉ किस में डिस्कस किया है? फ्री स्पेस में। किसमें डिस्कस किया है? फ्री स्पेस में, जिसको हम वैक्यूम भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? वैक्यूम। क्लियर? तो यहां पर आपके पास क्या है? कूलाम्स लॉ इन वैक्यूम। जो वैक्यूम कह लो, चाहे आप इसको फ्री स्पेस भी कह सकते हैं। तो ये आपके पास F0 फ्री स्पेस के लिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हमने अभी पढ़ा था। तो बच्चों यहां पर ये जो लॉ था ये किस में है? फ्री स्पेस के लिए किया था। अब आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि जैसे वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या कहता है कि भैया 2 चार्जेज हैं Q1 और Q2, Q1 और Q2 जो कि R डिस्टेंस से सेपरेट हैं। किसके अंदर? फ्री स्पेस के अंदर। किसके अंदर है? फ्री स्पेस के अंदर। तो वहां पर जो फोर्स लग रहा है वो F0 लग रहा है। क्लियर? अब फिर वो आपसे क्या कहेगा कि भैया अगर इस सेम अरेंजमेंट को, मतलब Q1 Q2 सेम रहेंगे, R भी इनके बीच में सेम रहेगी, इसको अगर हम मीडियम में रख दें, किस में रख दें? मीडियम में। या मीडियम में क्या हो सकता है? जैसे वो कहते हैं ये चार्जेस हैं, इनको कहां पे रख दूं मैं? वाटर के अंदर रख दूं। सेम जो अरेंजमेंट है इसको किसके अंदर रख दूं? वाटर के अंदर। तो भैया जो फोर्स आएगा वो फोर्स क्या होगा? उस फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा इनके बीच में वो क्या होगा कि फ्री स्पेस में तो फोर्स इतना है, मीडियम में कितना होगा। तो उसके लिए यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कूलाम्स लॉ के लिए रिलेटिव परमिटिविटी यहां पर हम निकालेंगे। क्लियर? पता चल गया होगा कि मैं अब क्या करना चाह रहा हूं। तो ये तो आपके पास क्या है? कूलाम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किसके अंदर? वैक्यूम के अंदर। अब इसी प्रकार कूलाम्स लॉ इन मीडियम, कि जो मीडियम है उसके अंदर क्या होगा? तो बच्चों मीडियम के लिए हम इसको FM लिखेंगे। M क्या है? मीडियम। 1/4 केवल एप्सिलॉन लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे। ये क्या है? परमिटिविटी फॉर मीडियम। क्लियर? इसमें यही है, यहां पर नोट लगाए, यहां पर नोट नहीं लगाना है। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया? इसके बाद हमारे पास क्या है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को डिवाइड कर देते हैं। क्या? F0 डिवाइडेड बाय FM दैट इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड कर दिया
तो आपके पास 1/4πε0 है। एफ नोट को लिखें पहले Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसके नीचे क्या लिखेंगे Fm। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके, इसके नीचे Fm में क्या आ जाएगा 1/4πε Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये इसके डिवाइड में आएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से, अगर स्टेप नहीं समझ में आए ताकि आप इजीली समझ सकें इसको, तो यहाँ पर एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ एम दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये लिख दिया। अब ये इसके नीचे है तो ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये कहाँ चला जाएगा नीचे, तो मतलब 4πε0 ऊपर चला जाएगा इसका, और Q1 Q2 कहाँ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर आप देखिए Q1 Q2 से क्या हो जाएगा Q1 Q2 कैंसिल। सेम अरेंजमेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। क्लियर। अब Q1 Q2 से Q1 Q2 4π से 4π आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ एम दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ एम दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि किसके बराबर होगा ये एप्सिलॉन आर, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ये रिलेशन आ गया। एप्सिलॉन आर है वो किसके बराबर है बच्चों, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहलाता है एप्सिलॉन नॉट। इसको हम के बराबर भी लिख सकते हैं। किसके बराबर लिख सकते हैं के। व्हाट इज के, ये क्या है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। क्लियर। तो यहां पर आपके पास ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए रिलेशन था, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी आप कह सकते हैं, जिसका आपके पास ये फॉर्मूला है वो ये आया है। अब डेफिनेशन लिखने की बात आती है, डेफिनेशन आ जाए तो आप क्या लिखेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो किसके बराबर है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक तो किसके बराबर आ गया K इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ एम, इसके बराबर भी है। K है वो किसके बराबर है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर भी है। तो ये दोनों डेफिनेशन बन सकती हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन फ्री स्पेस टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। फिर से बोल देता हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो रेशियो है किसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन फ्री स्पेस एफ नॉट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की दूसरी डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन द मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। क्लियर। ये आप कोई भी दो डेफिनेशन है, इनको दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं क्योंकि ये बराबर है। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद जो है कि एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ एम दैट इज इक्वल टू किसके के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, रिलेटिव परमिटिविटी भी हम कह सकते हैं। तो जो फोर्स होगा मीडियम का, जैसे अभी आपने से मैंने कहा न्यूमेरिकल में पूछेगा मीडियम में फोर्स बताइए, तो मीडियम का जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा ये एफ उधर चला जाएगा के इसके नीचे, एफ नॉट डिवाइडेड बाय के। यानी मीडियम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो फ्री स्पेस के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उससे क्या होगा डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा के टाइम। के क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्लियर। जैसे आपके पास यहां पर वाटर के लिए, किसके लिए वाटर, के की वैल्यू 81 है फॉर वाटर। के की वैल्यू कितनी है 81, किसी की में 80 भी लिख सकता है 81 भी हो सकता है। तो यहां पर आपसे फोर्स पूछे कि जैसे आपसे कहा कि टू चार्जेस हैं आर डिस्टेंस से अपार्टेड हैं, फ्री स्पेस में उनके बीच फोर्स है एफ नॉट है।
अगर उस सेम अरेंजमेंट को वाटर के अंदर रख दें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। तो वाटर क्या है, एक मीडियम, एफ एम किसके बराबर होगा, एफ नॉट डिवाइडेड बाय के। के कितना है 81, के कितना है 81 है। क्लियर। तो जो के 81 है तो इसका मतलब क्या है, यहां पर जो मीडियम का जो फोर्स है वो फ्री स्पेस की बजाय 81 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। 81 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज। किसके अंदर, वाटर के अंदर। क्लियर। तो इस रिलेशन को ध्यान रखना है, एफ एम यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो इस के की वैल्यू पे डिपेंड करेगा उस मीडियम की वे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। जनरली तो क्या हुआ, मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया। तो ये जितना भी सिस्टम था, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज वगैरह हैं, फॉर्मूले हैं, ये हमने डिस्कस किए। कूलॉम्स लॉ को डिस्कस किया, उसकी वैल्यूज को डिस्कस किया, क्या क्या इसके अंदर यूज हुआ। और बच्चों यहाँ से ये जो है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने के लिए किया गया है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी निकालने के लिए ये डेरिवेशन किया गया है। आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें लिख लेना ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, तो आपने ये करना है। और इससे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल हैं, वो पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हम कह सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।